हेलो डियर एस्पायरेंट्स। मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं लेक्चर सीरीज ऑन इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ऑन अर्पिता शर्मा क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म के बारे में। बट बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर, हियर्स अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू दैट reach your IS dream with Unacademy. Our learners love us because we have number one best in class educators with 4.4 out of 5 best in class learners ratings, as well as class test rating up to 4.6 out of 5, and more than 50,000 learners have been there who have enrolled in our tests. So for more details you can call on the given number and apply the code ARPITA10 ARPITA10. New batches for the year 2022 and 2023 have been started from 16th of March 2022. For more details, you can call on the given number and apply the code ARPITA10 for Fast Track MCQ course for Prelims 2022 and Mission 1 Year Batch course for UPSC CSE 2023. देखिए, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म के बारे में। देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी का जब भी चैलेंज की बात की जाती है तो इंटरनल सिक्योरिटी का मतलब है कि सिक्योरिटी को हम किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं, कौन से मैकेनिज्म हो सकते हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर को बनाया जा सके और कंट्रोल में किया जा सके स्टेट के द्वारा इंटरनली, यानी कि बाउंड्रीज के अंदर। जिसमें सबसे बड़ा जो कारण आता है इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज का, वो कहीं ना कहीं इंसर्जेंसी जैसी समस्या या एक्सट्रीमिज्म काफी बढ़ता है तब आता है। और एक्सट्रीमिज्म और डेवलपमेंट एक साथ लिंक भी काफी तरीके से रहते हैं। तो इसके लिए अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो उसमें आपको पहले मेजर कंपोनेंट्स को समझना होगा कि कितने तरीके के डेवलपमेंट होते हैं। ज्यादातर डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन पता होती है स्टूडेंट्स को, वो केवल और केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, जो कि क्वालिटेटिव टर्म्स में बताया जाता है। कई बार नॉर्मल अगर आप बिजनेस न्यूज़पेपर्स को या फाइनेंस न्यूज़पेपर्स को देखेंगे तो वहां पर ये डेवलपमेंट और ग्रोथ जो शब्द है उसको एक साथ यूज कर दिया जाता है। बट आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट या जो ग्रोथ है वो अलग अलग कंसेप्ट हैं जो कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव हैं। बट जब हम डेवलपमेंट की इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज में एज अ ओवरऑल बात करते हैं तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एम्प्लॉयमेंट आता है, पर कैपिटा इनकम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एटसेट्रा जैसे इश्यूज आ सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट है। उसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट समाज के पर्सपेक्टिव से होता है, जिसमें जेंडर इक्वालिटी, इक्वल राइट्स की बात, विमेन एम्पावरमेंट, प्लूरलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जाती है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी की बात, एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड सोशल सिक्योरिटी एटसेट्रा। उसके बाद आता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। पॉलिटिकल डेवलपमेंट में स्टेट किस तरीके से, यानी कि जो तंत्र है वो काम कैसे करता है, जिसमें डेमोक्रेसी आ सकती है, पॉलिटिकल राइट्स आ सकते हैं, सिविल लिबर्टीज आ सकती हैं, ये सभी आता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट में। तो डेवलपमेंट केवल और केवल एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी को हटाना या पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज करना या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही नहीं होता है, इसके भी काफी आयाम हैं, इसके भी काफी डायमेंशंस हैं। उसके बाद आता है ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कि इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से चलता है। ह्यूमन डेवलपमेंट में आते हैं हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज, जिसमें एजुकेशन आ सकता है, ह्यूमन राइट्स आ सकते हैं। तो इंडिविजुअलिज्म की जब बात की जाती है लिबरल पर्सपेक्टिव से, तो वो ह्यूमन डेवलपमेंट को कनेक्ट करता है, जिसमें सेल्फ स्टीम, लाइफ विद डिग्निटी की बात की जाती है। तो ये सारा पार्ट आता है ह्यूमन डेवलपमेंट का। अब डेवलपमेंट का एक और डायमेंशन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में आता है, जिसमें सरकार काफी नई नई स्कीम्स लाती है समय समय पर। ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, हाईवेज, टेलीफोन कनेक्टिविटी जो कि गांव गांव तक पहुंचाने की बात की जाती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी एटसेट्रा। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, जिसका काफी पार्ट आप एथिक्स में भी समझ चुके हैं, जिसमें गुड गवर्नेंस, प्रो पीपल गवर्नेंस, पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाया जाए, टाइम बाउंड जस्टिस कैसे दिया जाए, जस्टिस की डिलीवरी के मैकेनिज्म्स को कैसे इजी करा जाए, गुड गवर्नेंस को कैसे प्रोवाइड किया जाए, ये सारा आता है पार्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट का और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में। अब इसके बाद हम बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जो जब भी आप इसको न्यूज़पेपर में कहीं भी पीवीटीजीज को देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इंटरनल सिक्योरिटी के कंसेप्ट में पीवीटीजीज का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज इंटरनल सिक्योरिटी में एक्सट्रीमिज्म कहीं ना कहीं चैलेंज के रूप में आता है, और एक्सट्रीमिज्म से किसी ना किसी तरीके से ऐसी घटनाएं जब भी आती हैं अखबारों में तो पीवीटीजीज का भी नाम देखने को मिलता है। पीवीटीजीज का जो ये शॉर्ट फॉर्म ही देखने को मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पीवीटीजीज स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स, यानी कि ट्राइब्स भी देखिए
ट्राइब्स की अगर हम एक हिरार्किकल स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो उसमें भी जो वल्नरेबल हैं, जैसे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज, जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज होती हैं, हिरार्किकल डोमिनेंस अगर हम बनाते हैं, तो ऐसे ही किसी भी ग्रुप को जो काफी वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको सरकार ऐसे डिवाइड करती है कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर या पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स, यानी कि ट्राइब्स में भी जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा उनकी मदद की जा सके। अब अगर हम पीवीटीजीज के कंसेप्ट की बात करते हैं तो दीज आर दी ट्राइब्स हु आर मोर वल्नरेबल सेक्शंस इवन अमंग दी ट्राइबल्स। अब देखिए ट्राइबल्स जब हम ओवरऑल तरीके से बात करते हैं तो काफी एक वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, और उसमें भी अगर सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल हैं तो वो पीवीटीजीज हैं। So among the tribals, more assertive and relatively developed tribal groups take major of chunk of the development assistance, और कहीं ना कहीं पीवीटीजीज जो है वो पीछे रह जाते हैं। और इसी को समझने के लिए, इसी को रिकॉग्नाइज किया देबाल कमीशन ने, जिन्होंने एक सेपरेट कैटेगरी को बनाया पीवीटीजीज के नाम से 1973 में। अब देखिए जब भी हम बात की जाती है असर्टिव एक्शन की या रिजर्वेशन की, या सरकार के द्वारा एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की एक्स्ट्रा आउटरीच कर मदद करने की, तो उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि हिरार्किकल डोमिनेंट स्ट्रक्चर बन जाता है, और जो सबसे ऊपर की तरफ लोग होते हैं वो डेवलपमेंट का बड़ा पोर्शन ले लेते हैं, और नीचे की तरफ जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं या वल्नरेबल ऑफ द वल्नरेबल वो रह जाते हैं। तो इसीलिए असर्टिव एफर्मेटिव जो एक्शन है उसको और अच्छी तरीके से मदद करना लोगों की और सोशल आइडेंटिटी को कायम करना में एक बहुत बड़ा रोल रहता है। 1973 में देबाल कमीशन ने पीवीटीजीज का नाम रखा, पीवीटीजीज को एज अ ग्रुप आइडेंटिफाई किया, रिकॉग्नाइज किया, बट ये नाम जो आया है ना पीवीटीजीज का, ये 2006 में आता है, बिकॉज इससे पहले प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स कहा जाता था। सो टुडे देयर आर ऑलमोस्ट अराउंड 75 ट्राइब्स जिनको कि पीवीटीजीज में काउंट किया जाता है, और ज्यादातर ये जो ट्राइब्स हैं ये ओडिशा वाले इलाके में हैं, स्पेशली जो चांदीपुर और वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, ये जो आप डायग्राम में देख सकते हैं, दिस पार्ट जो झारखंड और वेस्ट बंगाल का जो पार्ट है, और चांदीपुर के इधर की तरफ का पार्ट आप ऑलमोस्ट देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न साइड जो है ओडिशा का, यहाँ पर भी है, बट स्केटर्ड हैं अलग अलग ओडिशा के काफी पार्ट्स में। मेजोरिटी में आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर ज्यादा फाउंड किए जाते हैं पीवीटीजीज। अब बात करते हैं कि ये एक्सट्रीमिज्म जो है इसके रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। देखिए सबसे पहला फैक्टर आता है कि जब भी कोई भी कम्युनिटी है, एक्सट्रीमिज्म का राइज को पहले आपको एज अ फेनोमेना समझना होगा, क्योंकि इंडिविजुअल उससे कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। अगर डेवलपमेंट हो रही है स्टेट के द्वारा की जा रही है, और अगर उस डेवलपमेंट से दो नेगेटिव इफेक्ट्स आ सकते हैं, या तो डेवलपमेंट सही तरीके से पहुंचा नहीं, या फिर डेवलपमेंट हो तो गया लेकिन वो किसी और के लिए मदद कर रहा है, वो डेवलपमेंट का मैकेनिज्म, जैसे मान लीजिए कहीं पर डैम की बिल्डिंग होती है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, तो वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज्यादा फायदा हो रहा है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो लोग रह रहे हैं उन्हें ज्यादा फायदा हो रहा है, बट जो एक्चुअल सेंस में जो ट्राइबल्स हैं या जो विलेजर्स हैं उनको अगर नुकसान होता है, उनकी लाइवलीहुड को नुकसान होता है, तो उस केस में डिससेटिस्फेक्शन बढ़ सकती है। तो दोनों ही केस में आप देखेंगे एक्सट्रीमिज्म का जो राइज होता है वो डेवलपमेंट से जुड़ा रहता है, या तो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं इसीलिए डिससेटिस्फेक्शन है, या फिर डेवलपमेंट हुआ लेकिन किसी और के लिए ज्यादा फायदेमंद रहा। तो ट्राइबल डिससेटिस्फेक्शन विद द गवर्नमेंट, जिसमें द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आता है, जिसमें उस समय ट्राइबल्स को डिप्राइव किया गया था कि आप एक बार्क जो होती है ट्री की उसको भी नहीं काट सकते हैं, जबकि काफी ऐसे ट्राइबल्स थे जिनका जो डिपेंडेंस था वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर था। आप सोच सकते हैं अगर एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से हम देखें, एक व्यक्ति जिसका फॉरेस्ट प्रोड्यूस से काफी ज्यादा काम चलता है और उस पर वो डिपेंडेंस है उनकी, अगर उसी को सरकार द्वारा, स्टेट द्वारा या किसी तंत्र द्वारा मना कर दिया जाए तो डिससेटिस्फेक्शन अपने आप ही बढ़ता है। ऑल्सो ट्राइबल पॉपुलेशन का काफी मैसिव डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसकी वजह से नक्सलिज्म भी काफी बढ़ा, एंड दिस वाज मेजरली ड्यू टू माइनिंग ऑपरेशंस को सरकार ने बढ़ाया, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बढ़ाया, तो जो कम्युनिटीज थी ट्राइबल लोगों की, जो पॉपुलेशन थी वो डिस्प्लेस हो गई। अब अगर कम्युनिटीज एक जगह पर रह रही हैं, और इंडिविजुअल सेंस में अगर हम इसकी बात करते हैं, इवन कम्युनिटी के सेंस में भी, तो उनको डिस्प्लेस करना प्रॉपर माइग्रेशन के बना और मैकेनिज्म सेटअप किए बिना, केवल और केवल आपने अगर एक लॉ को बना दिया या आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस किया, तो ये डिससेटिस्फेक्शन का भी एक और बड़ा कारण बना। प्लस जो माओइस्ट थे उनके लिए इजी टारगेट रहा इस पूरे सिचुएशन में ट्राइबल ग्रुप्स का, बिकॉज ये डिससेटिस्फेक्शन को किसी भी तरीके से फ्यूल किया जा सकता है। So such people who do not have any source of living are taken into Naxalism by the Maoists.
और उसके बाद आर्म्स और एम्यूनिशन प्रोवाइड किया जाता है, एंड इन सम केसेस मनी भी प्रोवाइड किया जाता है टू सच पीपल। और कहीं ना कहीं जो डिससेटिस्फेक्शन है उस प्रोसेस में कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं आर्म्स और एम्यूनिशन और मनी। और उसके बाद आप देखेंगे कि वो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में बन सकते हैं, एक्सट्रीमिज्म राइज हो सकता है। अब इसमें काफी इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आ सकते हैं, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा कारण है, पॉवर्टी का बहुत बड़ा कारण है, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, lack of education, and also awareness and no access to electricity, internet connectivity, communication, etc., and increasing gap between rich and poor। तो इसीलिए सरकार का केवल और केवल काम इनइक्वालिटी को कम करने का मतलब ये नहीं है कि जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हो, वो एक कारण हो सकता है, बट एक और बड़ा कारण कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज आगे ना बढ़ पाए वो भी है। बिकॉज अगर इनइक्वालिटी बढ़ती है तो क्राइम्स बढ़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, पॉवर्टी जैसी सिचुएशन और बढ़ेगी, इकोनॉमिक फैक्टर्स अगर इस तरीके से कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे तो एक्सट्रीमिज्म बढ़ सकता है इन एनी ऑफ द सिचुएशंस। प्लस एक और बड़ा कारण यह भी रहता है कि जब भी कनेक्टिविटी कम होती है या कम्युनिकेशन का लैक आता है, तब आप देखेंगे कि व्यूज जो हैं वो किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के, कम्युनिटी के, दूसरे के खिलाफ बहुत बड़े लेवल पर नेगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं, जिसको 360 डिग्री आप कह सकते हैं कि बिल्कुल 180 डिग्री बिल्कुल अलग अलग। जैसे अगर कोई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ राइट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात हो रही है, और उसमें कॉमन सेंस या जो प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल है वो ध्वस्त हो जाता है, उसको यूज नहीं किया जाता। Also, the socio-economic gaps among population in the country are also one of the reason. Government measuring its success on the basis of number of violent attacks rather than the development done in the Naxal affected areas, ये भी जो बात है इसको भी काफी बार आप देखेंगे कि क्रिटिसाइज किया जाता है इन नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स बाय मेनी ऑफ द जर्नलिस्ट्स। एंड कहीं ना कहीं जो टेक्निकल इंटेलिजेंस है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, उसकी एब्सेंस है व्हेन जो हम उसे कंपेयर करते हैं टू फाइट द नक्सलाइट्स। प्लस देखिए जो कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट आ जाता है वो पार्ट टेक्निकल इंटेलिजेंस तक है ही, बल्कि जो विलेजर्स हैं उनसे भी सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका कोई खास कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रॉपर्ली सेटअप नहीं होता है। एंड इसका बड़ा कारण है कि वो जो गांव हैं, जो विलेजेस हैं, या जो एरियाज हैं, या जो कम्युनिटीज हैं, वो बहुत ही दूर हैं फ्रॉम दैट ऑफ द मेजर लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज। इसी को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स भी कहा जाता है। ऑल्सो गवर्नेंस डेफिसिट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजन, जिसमें रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन की काफी बड़ी कमी है। रिमोट एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन का एब्सेंस है, जैसे मैंने आपको बताया। सरकार की तरफ से, और सरकार में जब मैं बात करता हूँ स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, कई बार इनिशिएटिव्स लिए ही नहीं जाते हैं, और इसको स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि जो फंड्स हैं उनकी हमारे पास काफी कमी है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए उनको यूज करना है, ये बड़ा कारण हो सकता है। पोर इंप्लीमेंटेशन एज वेल एज मिस मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। काफी पॉलिटिकल साइंटिस्ट द्वारा यह भी माना जाता है कि जो केंद्र सरकार है जो वो पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं तो वो टॉप टू बॉटम लेवल पर बनाते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की जो जो जब उन्हें पॉलिसी को लागू करना होता है, कोऑर्डिनेट करना होता है केंद्र सरकार के साथ, तो वो असल सच्चाई में रिमोट एरियाज में उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज पॉलिसी बनी दिल्ली में है लेकिन रिमोट एरियाज में उसको जब आप अप्लाई करते हैं तो वो वैसे होती ही नहीं। तो ग्राउंड रियलिटी का काफी बड़ा एक डिफरेंस आ जाता है। And there is also major confusion over tackling Naxalism as a social issue or as a security threat, कि इसको हम एक सामाजिक इशू माने या फिर एक सिक्योरिटी थ्रेट माने। अब बात करते हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन में जो ट्राइबल्स हैं उनके पास क्या क्या लीगल सेफगार्ड्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कौन कौन से हैं। देखिए इसमें सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो है शेड्यूल्ड एरियाज का। ज्यादातर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो कंटेजियस एरियाज में रहते हैं, देयरफॉर एन एरिया अप्रोच इज फॉलोड फॉर द डेवलपमेंट एक्टिविटीज एज वेल एज रेगुलेटरी प्रोविजंस, जिससे कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, जिसके वजह से आगे जाकर डिससेटिस्फेक्शन का कारण एक्सट्रीमिज्म ना बने और आगे सिचुएशन और खराब ना हो। And in order to protect the interest of the scheduled tribes with respect to land and other social issues, काफी सारे प्रोविजन बने हुए हैं। चाहे आप 5th शेड्यूल को देखिए संविधान के, अगर आपके पास पेयर एक्ट है तो उसमें 6th शेड्यूल को भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं रिगार्डिंग शेड्यूल्ड एरियाज। उसके बाद अगर आप आर्टिकल 14 को यानी कि आर्टिकल 14 को देखते हैं बेयर एक्ट में, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के इक्वालिटी बिफोर लॉ, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 को इंट्रोड्यूस करा गया था, जिससे कि एट्रोसिटीज जो होती हैं, जो ऑफेंसेस होते हैं ऑफ एट्रोसिटीज कमिटेड अगेंस्ट द मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनको कम किया जा सके।
It provides for the trial of such offenses and rehabilitation of victims of such offenses. हाल ही में अगर हम बात करें, इस एक्ट की वजह से काफी स्ट्रेंथनिंग मिली है. The act was strengthened against a court ruling that provided for the prior approval before the arrest of the accused, and by the amendment of the act previous protections were restored. उसके बाद ग्रांट्स इन एड भी प्रोवाइड की जाती है जो कि सीएफआई से आती है, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर द वेलफेयर ऑफ एसटीज, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज अंडर आर्टिकल 275 क्लॉज 1. प्लस पंचायत एक्ट जो है 1996 का, इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जो भुरिया कमेटी थी 1991 में, उनकी रिकमेंडेशन की वजह से ये एक्ट आता है. And it safeguards the tradition and customs of the people and their culture, identity and traditional resources. Because 1991 से पहले काफी ऐसे इंस्टांसेस देखने को मिल रहे थे जहां पर ड्यू टू दी लेजिस्लेशन, सर्टेन लेजिस्लेशंस, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को या रिचुअल्स को या जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं जो कि फॉरेस्ट से रिलेटेड हैं ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज, उनमें कहीं ना कहीं हिंड्रेंस की तरह उन्हें यूज किया जा रहा था, जिसकी वजह से डिससेटिस्फेक्शन और बढ़ रहा था. इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप एक बॉटम टू टॉप अप्रोच प्रॉपर तरीके से देखते हैं, वेयर द ग्राम सभा और पंचायत एट द अप्रोप्रिएट लेवल शैल बी कंसल्टेड बिफोर मेकिंग द एक्विजिशन ऑफ द लैंड इन शेड्यूल्ड एरियाज, rehabilitation of the project affected people in these scheduled areas. But the most important step to protect tribal rights was the passage of the scheduled tribes and other traditional forest dwellers, जिसमें recognition of forest rights act 2006 भी आता है. So, अगर हम बात करें रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के बारे में, तो देखिए इस एक्ट को इनेक्ट किया गया था जिससे कि जो फॉरेस्ट राइट्स हैं, स्पेशली उन शेड्यूल्ड ट्राइब्स या कम्युनिटीज का जिनका काफी बड़े लेवल पर जो इंक्लिनेशन है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर रहता है, डिपेंडेंस फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर रहता है, उसके लिए रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आता है. देन वी आल्सो हैव द शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, which was introduced to prevent the commission of offenses of atrocities against members of the scheduled caste and scheduled tribes, to provide for the trial of such offenses and for the relief of rehabilitation of the victims of such offenses and for matter connected anyhow, अगर उस तरीके से वो मैटर कनेक्ट होता है, किसी भी तरीके का ऑफेंस किया जाता है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अगेंस्ट. अब बात की जाती है कि क्या किया जा सकता है इस पूरे एक्सट्रीमिज्म का जो ये चैनल है, जिससे इंटरनल सिक्योरिटी को बढ़ावा, इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंज के रूप में इसको बढ़ावा मिलता है. तो देखिए पहला पार्ट आता है एम्फसाइजिंग मोर ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट, ह्यूमन राइट्स, गवर्नेंस, सर्विस डिलीवरी एंड सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस. बिकॉज कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिज्म को अगर आपको खत्म करना है और इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज को प्रिवेंट करना है, तो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव अप्रोच काफी मददगार हो सकती है, और इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच से फिर उसको कम्युनिटी डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाया जाए, यानी कि ह्यूमन राइट्स सेंट्रिक अप्रोच जिसको कहा जाता है. सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए, लाइवलीहुड सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को एरिया में बढ़ाना. और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किसी और पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि उस प्रॉपर कम्युनिटी के लिए होना चाहिए जो वहां पर रिजाइड कर रही है, जिससे कि उनका डिस्प्लेसमेंट ना हो, रेदर देन वो डिस्प्लेसमेंट एक पॉजिटिव रोल में मदद करे, जिससे कि वो मॉडर्नाइज हो सके. एंड ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू टैक्स हॉलीडेज टू इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन दोज एरियाज. तो जब भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आती है तो ट्राइबल कम्युनिटीज के डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके जो उनके गांव हैं या जो उनके विलेजेस हैं या रूरल एरियाज है, उसकी प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए टू द मेट्रोपॉलिटन एरियाज, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या जो ऑफिसेज हैं उनकी प्रेजेंस भी इनके आसपास इस एरिया में होनी चाहिए. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. इन केस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन बिलो. Unacademy, let's crack it.